नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश राठौर और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में तो सुना होगा और काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी करा होगा, पर क्या आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैसे काम करता है? जब 2008 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन की कीमत मात्र 300 या 400 रुपये थी, जो कि कुछ समय पहले 40 लाख तक हो गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? इसका रीज़न था इसके पीछे यूज़ हुई टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी माइंड ब्लोइंग थी। आने वाले समय में काफ़ी कंट्रीज़ इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इंडिया तो अप्रैल में अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च भी करने वाला है। तो ऐसे में इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से समझना तो बनता है, जिससे कि आने वाले समय में हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट को समझने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ आगे मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार से वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी है, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर होते हैं, इसमें कोई भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होती है। यही कारण है कि कंट्रीज लाइक इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन में किसी भी थर्ड पार्टी जैसे कि बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में अगर क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं किया गया तो इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो सकता है। करंटली 5000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा नॉन बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन एटसेट्रा है। बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसे सतोशी नाकामोटो नाम के एक अज्ञात व्यक्ति ने 2008 में एक वाइट पेपर पर इंट्रोड्यूस करा था, जिस प्रोजेक्ट का टाइटल बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम एंड प्रोजेक्ट का नाम एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट रखा था। क्रिप्टो करेंसी का क्रिप्टो वर्ड क्रिप्टोग्राफी से लिया गया है, जहां क्रिप्टो का अर्थ होता है सीक्रेट एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग, यानी कि एक सीक्रेट राइटिंग जो क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के हो रहे ट्रांजैक्शन को सिक्योर करती है। क्रिप्टोग्राफी डेटा को एनकोड एंड डिकोड करने की एक ऐसी मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग प्रोसेस है जो क्रिप्टो करेंसी में हुए ट्रांजैक्शन को प्राइवेट एंड पब्लिक की के द्वारा सिक्योर करता है। पेमेंट भेजने वाला व्यक्ति पब्लिक की के इस्तेमाल से ट्रांजैक्शन में यूज्ड इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करता है, जो रिसिपिएंट केवल अपनी प्राइवेट की के द्वारा ही डिक्रिप्ट कर सकता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति पेमेंट करने के बाद उसको रिवर्स नहीं कर सकता या डबल स्पेंड नहीं कर सकता, एंड कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकती, एंड ट्रांजैक्शन करने वाले का डेटा भी सुरक्षित रहता है। जिस तरह से ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करने पर बैंक एज अ थर्ड पार्टी हमारे पेमेंट को सिक्योर करते हैं, उसी तरह क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टो करेंसी में हुए पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को सिक्योरिटी प्रदान करता है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में हमारे पेमेंट को सिक्योर करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। क्रिप्टोग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांजैक्शन को एंड यूजर तक पहुंचाने में। अब हम समझेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन एक प्रकार से एक क्रिप्टो में हुए ट्रांजैक्शन का ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर डेटाबेस है, जो कई कंप्यूटर के नोड से आपस में जुड़ा होता है। ब्लॉकचेन का हर एक ब्लॉक करेंसी में हुए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक कोडिंग या डिजिटल फॉर्म में अपने पास स्टोर करता जाता है। एग्जाम्पल से समझें तो यह एक ऑनलाइन पासबुक की तरह है, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है एंड ये पासबुक लाखों कंप्यूटर से एक्सेसिबल है। जब भी कोई व्यक्ति ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है, वो ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रांसमिट हो जाता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क माइनर्स होते हैं जो अपने कंप्यूटर में यूज्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब एक पर्टिकुलर टाइम पर ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाता है, तब ये ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाता है एंड पिछले ट्रांजैक्शन वाले ब्लॉक से परमानेंटली जुड़ जाता है, जिससे एक चेन बनती जाती है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। चेन से जुड़ने के बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है एंड एक नया ब्लॉक बनता है जो सेम प्रोसेस दोहराता है। चूंकि ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन की प्रोसेस लाखों आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर में होती है, कोई भी इस ट्रांजैक्शन में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर किसी एक कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन में बदलाव भी किया जाता है, नेटवर्क से जुड़े लाखों कंप्यूटर्स चेंजेस को रिजेक्ट कर देते हैं। यह एक फॉल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म है, जिसे हम कंसेंसस मैकेनिज्म भी कहते हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज होता है, जिसका पर्पस एक नेटवर्क में ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना एंड उसे किसी भी छेड़छाड़ से बचाना होता है।
मेनली दो टाइप के ब्लॉकचेन कंसेंसस मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला प्रूफ ऑफ वर्क। यह एक ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की ऐसी मेथड होती है जिसमें एक एल्गोरिदम नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर्स को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है। ये हर एक जुड़े हुए कंप्यूटर्स माइनर्स होते हैं जो मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में मदद करते हैं। ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई होकर एक लेजर के रूप में ब्लॉक में एकत्रित होते जाते हैं एंड वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर ब्लॉकचेन से जुड़ जाते हैं। डेटा में हुए किसी भी एक कंप्यूटर में चेंजेस दूसरे यूजर डिटेक्ट करके रिजेक्ट कर देते हैं। डेटा में छेड़छाड़ को पता लगाने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क जो फंक्शन यूज करता है उसे हैशिंग कहते हैं। ट्रांजैक्शन डेटा को रीड करके हर एक ब्लॉक का एक यूनिक हैश जनरेट होता है। एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के अलावा और कई डिटेल्स अटैच होती है, उसमें से एक हैश होता है। एक ब्लॉक पर करंट एंड प्रीवियस हैश की डिटेल्स स्टोर रहती है। ट्रांजैक्शन में 0.000001 BTC का भी बदलाव करने से एक पूरी तरह से नया हैश जनरेट हो जाता है, जिससे आगे चेन में जुड़े हुए ब्लॉक में स्टोर्ड प्रीवियस ब्लॉक का हैश मैच नहीं हो पाता है एंड सारे ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाते हैं एंड चेंजेस को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कोई हैकर इसे सक्सेसफुली करना भी चाहता है तो उसे सारे ब्लॉक्स को एक साथ हैक करना पड़ेगा एंड सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं, नेटवर्क से जुड़े लाखों कंप्यूटर्स में, जो कि इम्पॉसिबल है। अब ईमानदारी से जो कंप्यूटर सबसे पहले इन पजल्स को सॉल्व करते हैं, उनके इस एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड के रूप में एक बहुत ही छोटे अमाउंट की क्रिप्टो करेंसी प्राप्त होती है। इस रिवॉर्ड के कारण दुनिया भर में लाखों माइनर्स इन पजल्स को सॉल्व करने की दौड़ में लगे रहते हैं, जिसके लिए बहुत अधिक मात्रा में कंप्यूटिंग पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। हकीकत में कहें तो बढ़ते हुए माइनर्स के कारण एंड इतनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के कारण एक नॉर्मल माइनर बड़ी मुश्किल से रिवॉर्ड पाने के बाद ब्रेक इवन पर आ पाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत अधिक होती है। बिटकॉइन एंड लाइटकॉइन इसी मैकेनिज्म पर चलते हैं। पूरे साल भर में हुए बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है जितनी एक स्विट्जरलैंड आकार के देश एक साल में यूज करते हैं एंड इससे होने वाला कार्बन एमिशन भी बहुत अधिक होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। इस कारण से प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म काफी क्रिटिसिज्म में है एंड आपने सुना होगा मिस्टर एलन मस्क ने भी बिटकॉइन के मैकेनिज्म को क्रिटिसाइज करा था एंड टेस्ला कार बिटकॉइन से बाय करने के अपने फैसले को बाद में बदल दिया था एंड उनके इस ट्वीट के कारण बिटकॉइन की प्राइस में काफी गिरावट आई थी। अब हम आते हैं दूसरे मैकेनिज्म पर, जो कि है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क की कई वीकनेस के कारण प्रूफ ऑफ स्टेक का यूज बढ़ता जा रहा है, जिसका पावर कंजम्पशन काफी कम है, क्योंकि ये ब्लॉक को वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटेशन वर्क को कम करता है, जो पूरी तरह से अलग मेथड पर काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क की तरह किसी भी व्यक्ति को माइनिंग अलाउ करने के बजाय प्रूफ ऑफ स्टेक सिर्फ उन लोगों को माइनिंग और प्रोसेस को वेरीफाई करने की परमिशन देता है जिनके पास उसी मात्रा में क्रिप्टो पहले से एज अ कोलेटरल होना चाहिए जितना वो माइन करना चाहते हैं। अगर माइनर के पास क्रिप्टो स्टेक में नहीं है तो वो प्रोसेस को वैलिडेट नहीं कर सकता। प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोसेस में माइनर को ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क की तरह नहीं, जो कि कंपटीशन बेस्ड है। इसके इस फीचर के कारण एंड क्रिप्टो के कंपलसरी स्टेक के कारण इस मैकेनिज्म का पावर कंजम्पशन कम है एंड ये प्रूफ ऑफ वर्क की तुलना में काफी सस्ता भी होता है। एंड चूंकि इस प्रोसेस में कंप्यूटेशन वर्क कम होता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने की प्रोसेस भी तेज होती है। इस मैकेनिज्म का बस एक ही वीक पॉइंट है कि माइनिंग के लिए क्रिप्टो स्टेक रखने के कारण यह क्रिप्टो को स्पेंड करने के बजाय क्रिप्टो की होर्डिंग या स्टोर करने को बढ़ावा देता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहला एडवांटेज है डिसेंट्रलाइज्ड। क्रिप्टो करेंसी के यूज के लिए आपको किसी भी बैंक या इंटरमीडियरी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। अगर किसी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स भी होता है तो भी क्रिप्टो पर कोई असर नहीं होगा। दूसरा एडवांटेज है इजी ट्रांसफर ऑफ फंड। क्रिप्टो करेंसी के द्वारा आप दुनिया में किसी भी जगह पेमेंट कुछ मिनट्स में भेज सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है नो थर्ड पार्टी। चूंकि क्रिप्टो ट्रांसफर करने के लिए कोई भी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं होती है, ऐसे में फंड ट्रांसफर प्रोसेस फास्ट एंड लेस कॉस्टली होती है। बैंक ट्रांसफर से अलग, जहां आपको किसी को पेमेंट करने के लिए उस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है एंड क्रेडिट कार्ड जैसे पेमेंट में कई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होती है जो अपनी सर्विस के लिए पैसे चार्ज करती है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। हालांकि कहा जाता है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एनोनिमस होते हैं, यानी कि गुप्त होते हैं, बट एक्चुअली ये स्यूडोनिमस होते हैं, यानी कि डिफरेंट नाम से नेटवर्क में ट्रांजैक्शन स्टोर होता है जिन्हें बड़ी एजेंसीज ट्रैक कर सकती है। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि क्रिप्टो करेंसी टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होने लगी है, जो कि काफी खराब बात है। अब तीसरा डिसएडवांटेज, जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा है, कि बिटकॉइन की माइनिंग में काफ़ी एनर्जी कंजम्पशन होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है।
चौथा और आखिरी डिसएडवांटेज ये है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग एक बड़े लॉस का कारण बन सकती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी काफ़ी वोलेटाइल होता है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, जिसने एक समय पर 69,000 USD प्राइस को टच करा था, अब वो 43,000 USD लेवल तक गिर चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल था बट ये समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ आगे मिलते रहें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।